साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है भारतीय इतिहास के महान सपूत सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में चर्चा करेंगे और इनके पूरे जो भी जीवन का घटनाक्रम है उस इनके जीवन के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को इस वीडियो में देखेंगे, जिससे कि यह वीडियो आपके जो भी महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव पेपर होते हैं जिसमें आपसे इनके संबंध में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो देखिए, नेताजी के नाम से लोकप्रिय सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक अप्रतिम नेता और असाधारण क्रांतिवीर थे। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रभावी रूप से देश की सीमाओं से बाहर ले गए, जो कि हमारे स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास में संभवतः एक विलक्षण कार्य था। उनका जय हिंद का करिश्माई और प्रेरणादायी नारा, जो आज तक हमारे कानों में गूंजकर हृदय में देश प्रेम की लहरें पैदा करता है, वास्तव में राष्ट्रीय एकता की पहचान बन गया। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा कटक के रविनशा कॉलेजिएट स्कूल, कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और आगे की पढ़ाई इनकी लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में शामिल हुए और चौथा स्थान प्राप्त किया, तथा उन्होंने अप्रैल 1921 में इंडियन सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया और राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। सुभाष चंद्र बोस की आकांक्षा स्वतंत्रता के संघर्ष को चरणबद्ध रूप से समझने की थी, जो महात्मा गांधी की योजना अनुसार ब्रिटिश सरकार के अवांछित हाथों से सत्ता हासिल करने में कदम दर कदम देश का नेतृत्व करती। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज से त्यागपत्र दिया था 1921 में, इसी समय 1 अगस्त 1920 से देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। मतलब यह जो टाइम पीरियड था वह असहयोग आंदोलन का था। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए, वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनके समक्ष ज्वलंत प्रश्न रखे, जिनके गांधी जी ने अपने स्वाभाविक धैर्य के साथ उत्तर दिए, परंतु उनके कुछ ही उत्तरों से सुभाष चंद्र बोस जो है वो संतुष्ट हुए। अन्य उत्तर उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए। महात्मा गांधी से अपनी मुलाकात के पश्चात सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में देशबंधु चित्तरंजन दास जी से मिले। देशबंधु चित्तरंजन दास के साथ उनकी पहली ही मुलाकात निर्णायक साबित हुई और बोस को विश्वास हो गया कि उन्हें एक ऐसा नेता मिल गया जिसका वह अनुसरण कर सकते हैं। देशबंधु ने अपने नए युवा सहयोगी को खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें अनेक जिम्मेदारियां सौंपी। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। ध्यान रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास जी को ही माना जाता है, सीआर दास को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1921 में देश भर में राष्ट्रभक्ति की लहर चल रही थी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार व ब्रिटिश शासन के साथ असहयोग के गांधी जी के आह्वान से जनता में भारी उत्साह था। जन विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार ने 1919 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड द्वारा संस्तुत संवैधानिक सुधारों को शुरू करने हेतु आधार तैयार करने का प्रयास किया और तत्पश्चात उन सुधारों को अधिनियम का रूप दिया। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा की घोषणा की गई। कांग्रेस ने प्रिंस के बंबई पहुंचने के दिन लोगों से पूर्ण हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया। अन्य भारतीय शहरों की तरह कलकत्ता में भी पूर्ण हड़ताल रही। कांग्रेस कमेटी ने अपनी समस्त शक्तियां अपने अध्यक्ष चित्तरंजन दास को सौंप दी, जिन्होंने अपने आंदोलन का सारा कार्यभार सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। दिसंबर दिसंबर 1921 के दूसरे सप्ताह में देशबंधु तथा अन्य नेताओं के साथ सुभाष चंद्र बोस को जो है हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उन्हें 6 महीने के कारावास का दंड दिया गया था। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि 1921 में जो है कांग्रेस का 36वां सम्मेलन होता है। कहां पर होता है? ये आपका 27 से 28 दिसंबर के मध्य में, 27-28 दिसंबर 1921 को अहमदाबाद में होता है। कहां पर? अहमदाबाद में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, सी आर दास जी थे। ठीक है, चूंकि सी आर दास जी जो है उस समय जेल में थे, तो जेल में होने के कारण इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो हकीम अजमल खान ने की थी। किसने की थी? हकीम अजमल खान ने की थी 1921 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। परंतु वास्तविक अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सी आर दास। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 31 दिसंबर 1922 को चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर के स्वराज पार्टी बनाई। 1924 में देशबंधु कलकत्ता नगर निगम के प्रथम महापौर चुने गए और सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए। कुछ ही महीनों के भीतर सुभाष चंद्र बोस ने कलकत्ता नगर निगम प्रशासन की काया पलट कर उसे एक नया स्वरूप और दिशा प्रदान की। 1924 के मध्य तक स्वराज पार्टी और उसके नेता देशबंधु चित्तरंजन दास का प्रभाव और प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई। ब्रिटिश सरकार स्वराज पार्टी की एक के बाद एक सफलताओं की अनदेखी नहीं कर सकती थी। हताश होकर सरकार ने
इस संगठन की जड़ पर प्रहार करने का निर्णय लिया और 25 अक्टूबर 1924 को सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। रंगून अर्थात जो वर्तमान का आपका वर्मा या म्यांमार है। 1925 में चित्तरंजन दास जी का निधन हो गया और स्वराज पार्टी के सदस्य वापस कांग्रेस में शामिल हो गए। ठीक है। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1928 के कलकत्ता में हुए वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन में युवा शक्ति एवं वामपंथी शक्ति के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में उभरे थे। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 1928 में जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है ये आपका 33वां अधिवेशन था। कौन सा? 33 नंबर का था। ठीक है, सॉरी 33वां नहीं, 43वां, 43वां जो है ये कांग्रेस अधिवेशन था। और इस कांग्रेस अधिवेशन में जो है कांग्रेस का एक विदेश विभाग भी स्थापित किया गया था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस सेवा दल के जनरल ऑफिसर कमांडिंग में थे, जनरल ऑफिसर कमांडिंग में थे। 29 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में संपन्न होता है। 44वां जो अधिवेशन हुआ था वो 1929 में कहां पर होता है? लाहौर में। और इस अधिवेशन में स्वयं महात्मा गांधी ने पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को रखा था। किसने? महात्मा गांधी ने। जो उस समय की राष्ट्रीय मांग थी। दिनांक 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि में कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने अपार जनसमूह की उपस्थिति में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में अपनाए गए अपने दृष्टिकोण से एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि कांग्रेस का लक्ष्य देश में समानांतर सरकार गठित करने का होना चाहिए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मजदूरों, किसानों और युवाओं को संगठित करने का कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए। परंतु उनका प्रस्ताव जो है वो पारित नहीं हो सका। ठीक है। लाहौर कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर तथा वामपंथी पक्ष के अनेक व्यक्तियों को कांग्रेस कार्य समिति से निकाल दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 1930 में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया? कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1930 में। परंतु इसके पहले कि वह इस दिशा में अपनी योजनाओं को कार्य रूप दे पाते, उन्हें लाहौर से कलकत्ता लौटते ही गिरफ्तार कर लिया गया और 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने जनवरी 1932 में पूरे देश में कांग्रेस और राष्ट्रीय संगठनों के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई शुरू कर दी। गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस सहित भारी संख्या में नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात सुभाष चंद्र बोस को मध्य प्रांत के सिवनी नामक एक साधारण स्थान पर एक छोटी सी जेल में बंद कर दिया गया। 1 वर्ष के भीतर ही उनकी शारीरिक हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें रिहा कर दिया गया और उन्हें भारत छोड़कर यूरोप जाना पड़ा। वहां स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के अतिरिक्त उन्होंने भारत और यूरोप के बीच राजनीतिक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के विचार से विभिन्न यूरोपीय देशों की राजधानियों में केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए। भारत में अपने प्रवेश पर लगे प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए 1936 में वापस भारत लौटते हैं। भारत लौटते ही उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल के कारावास की सजा दी गई। मार्च 1937 में सुभाष चंद्र बोस को खराब स्वास्थ्य के कारण बिना शर्त रिहा कर दिया गया और वर्ष 1937 के अंत में उन्होंने एक तो स्वास्थ्य संबंधी कारणों से और दूसरा यूरोप की स्थिति का मौके का जायजा लेने के उद्देश्य यूरोप की संक्षिप्त यात्रा करने का निर्णय किया। जनवरी 1938 में जब वह लंदन में थे तो उन्हें मालूम हुआ कि वह औपचारिक रूप से कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए। देखिए जो आपका 1938 का अधिवेशन होता है, 1938 का अधिवेशन होता है, ये कहां पर होता है? गुजरात के हरिपुरा में होता है। गुजरात के हरिपुरा में, जिसका अध्यक्ष जो है सुभाष चंद्र बोस जी को बनाया गया था। और ये जो हरिपुरा है, यह अधिवेशन जो है हरिपुरा नामक गांव में आयोजित किया गया था। तो देखिए इस दौरान कांग्रेस पार्टी, चूंकि ये औपचारिक अध्यक्ष चुने गए थे इसलिए वह शीघ्र ही भारत लौट आए। इस दौरान कांग्रेस पार्टी ने ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों में से 7 में सत्ता में भागीदारी स्वीकार कर ली। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, जिन्हें गांधी जी और कांग्रेस कार्य समिति का समर्थन प्राप्त था, मतलब जो अगले वर्ष जो चुनाव होता है 1938 में ये अध्यक्ष थे, जो कि हरिपुरा में जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और ध्यान रखिएगा 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है हरिपुरा में, इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमीशन कमेटी का गठन किया गया था तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और इसी अधिवेशन में 1938 के अधिवेशन में ही भारत की स्वतंत्रता में रजवाड़ों को भी शामिल किया गया था। फिर अगले वर्ष 1939 में आपका कांग्रेस अधिवेशन कहां पे होता है? मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में होता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में होता है।
यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जो है गांधी जी के जो समर्थन, मतलब जिनको गांधी जी का समर्थन था, पट्टाभ सीतारामैया, इनको पराजित कर देते हैं। ठीक है, और कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हो जाते हैं। इस चुनाव के तत्काल बाद कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया और अपने भीतर संकट का सामना कर रही कांग्रेस पार्टी की बैठक त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश के जबलपुर के त्रिपुरी में होती है अप्रैल 1939 में। अप्रैल, चूंकि मार्च में बैठक होती है, मार्च 1939 में बैठक होती है। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा की। देखिए, जब 1939 में इन्होंने जो है क्या कहते हैं, त्यागपत्र दे दिया, तो इसके बाद जो अध्यक्ष बनते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। सेम जो शेष बचा हुआ समय था उसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, त्यागपत्र दिया और मई 1939 में कांग्रेस के भीतर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की घोषणा की। 1939 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक विचारधारा से असंतुष्ट हो गए। उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य प्राप्ति हेतु एक पृथक मार्ग चुनने का निर्णय लिया, परंतु सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी राज की दमनकारी नीति थी, जिसके चलते उन्हें कारागार में रखा गया। यहाँ तक कि जेल से उनकी इस शर्त के साथ रिहाई के बाद भी कि वह अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे और किसी से भी नहीं मिलेंगे। कलकत्ता में एल्गिन रोड स्थित उनके घर के आसपास सीआईडी के दर्जनों अधिकारी तैनात कर दिए गए। 16-17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस बेस बदलकर अपने एल्गिन रोड स्थित घर से निकलकर 18 जनवरी 1941 की शाम दिल्ली पहुंचे और पेशावर के लिए रेलगाड़ी में सवार हुए। अफगान सीमा को पार करने और काबुल में प्रवेश करने से पहले उन्हें कुछ एक समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद वह स्वराज के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जर्मनी के नेताओं और अन्य यूरोपीय नेताओं के संपर्क में रहे। देखिए, अंततः सुभाष चंद्र बोस जो है वो जापान पहुंचते हैं। यहाँ पे जापान के जो प्रधानमंत्री थे हिकेदी तोजो ने उनका स्वागत किया तथा उनके उद्देश्य में उनकी सहायता करने का वचन दिया। 4 जुलाई 1943 को उन्होंने पूर्व एशिया में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की कमान राष्ट्र बिहारी बोस से अपने हाथ में ले ली। सुभाष चंद्र बोस जी ने उन्होंने आजाद हिंद फौज गठित की, उसके सर्वोच्च कमांडर बने और उसका मुख्यालय सिंगापुर में बनाया। दिनांक 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर की एक ऐतिहासिक सभा में उन्होंने आजाद हिंद नाम की अंतरिम सरकार की घोषणा की। कहां पर? सिंगापुर में 1943 में, अक्टूबर 1943 में। अंतरिम सरकार को 9 राष्ट्रों, कितने राष्ट्रों ने मान्यता दी थी? 9 राष्ट्रों द्वारा मान्यता दी गई थी, जिसमें तत्कालीन 3 विश्व शक्तियां जापान, जर्मनी और इटली भी शामिल थी। जनवरी 1944 में आजाद हिंद फौज का मुख्यालय रंगून स्थानांतरित कर दिया गया सिंगापुर से। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का अपना प्रसिद्ध नारा देते हुए आजाद हिंद फौज को प्रेरित किया। 4 फरवरी 1944 को आजाद हिंद फौज अराकान मोर्चे पर पहुंच गई और दिल्ली चलो का आह्वान करते हुए उसने अपनी मातृभूमि की ओर प्रस्थान किया। आजाद हिंद फौज ने 18 मार्च को बर्मा सीमा पार की तथा पहली बार भारत भूमि पर आ खड़ी हुई। दुर्भाग्यवश आजाद हिंद फौज इम्फाल में 3 मील के भीतर रोक ली गई। चूंकि उनके पास वायुसेना का अभाव था अतः वह आगे असम के भूक्षेत्र में न घुस सकी। लॉर्ड माउंटबेटन के नेतृत्व में वायुसेना से सुसज्जित अंग्रेजी सेनाएं आजाद हिंद फौज के बढ़ते कदम को रोकने में सफल रहीं। उसी समय वर्मा में शुरू हुई मूसलाधार वर्षा ने INA आजाद हिंद फौज की सप्लाई लाइनों को जलमग्न कर दिया और नेताजी ने अपनी फौज को पीछे हटने का आदेश दे दिया। आजाद हिंद फौज की गतिविधियों के स्थगन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस वापस सिंगापुर चले गए और उन्होंने नागरिकों और आजाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार के थल सेना स्कंधों को अनुदेश जारी किए कि उन्हें क्या करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री सिंगापुर छोड़ने और आगे पूर्व में जाने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच 15 अगस्त 1945 को जापान के समर्पण की सरकारी तौर पर घोषणा की गई। 2 वर्षों के भीतर ही जब भारत आजाद हो गया और उसने विश्व समुदाय में अपना उचित स्थान सुनिश्चित करने की ओर यात्रा प्रारंभ की, तो प्रत्येक भारतीय को स्मरण हुआ कि नेताजी ने सच ही कहा था, इस नश्वर संसार में हर वस्तु नष्ट हो जाती है किंतु विचार, आदर्श और स्वप्न सदा अमर रहते हैं। तो ये पूरा घटनाक्रम था सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।